पहले इस केस को डिटेल में जानने से पहले इसका छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। जैसे इस केस की शुरुआत 27 मार्च 1992 को होती है और भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह एक केस बन जाता है, जो कि लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। इन 30 वर्षों में कई बार उतार चढ़ाव आया, कई गवाह बदले, कई सबूत मिले और कई राज खुले। इस केस के इन 30 वर्षों में हर बार हर स्टेप आपको एक नए सिरे जैसा लगेगा। कई बार इस केस का शुरुआत किया गया, कई बार नई एजेंसियों को सौंपा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस के बारे में सब कुछ जानते हैं, डिटेल में शुरू करते हैं। केरल दक्षिण भारत का वह राज्य जिसे लोग गॉड्स ओवन कंट्री कहते हैं, जहां का हर मोड़ हरियाली, मंदिरों की घंटियों और समुद्र की लहरों से भरा पड़ा है। जहां लोगों का साक्षरता दर 96% है, वहां एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो अगले 3 दशकों तक केरल की आत्मा को झकझोर के रख दिया। यह कहानी है एक नन की जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। जिस तरह हिंदू धर्म में आश्रम, मुस्लिम में मदरसा होता है, ठीक उसी तरह क्रिश्चियन धर्म में चर्च होता है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहीं पर वो हॉस्टल में भी रहते हैं। ऐसे ही सिस्टर अभया जो केरल के कोट्टायम शहर में स्थित एसटी पियूस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल में नन और छात्राओं के साथ रहती थी। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि नन उनको कहते हैं जो एक संत की तरह भगवान और मानवता की सेवा में अपना जीवन बिताती हैं और छात्राएं पढ़ाई करती हैं। तारीख 27 मार्च 1992 सुबह 4 बजे का समय था। उस वक्त अभया के कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। तब वह पढ़ाई करने के लिए सुबह जल्दी उठती है और फ्रेश होने के लिए किचन की ओर आती है। तभी वह अपने आंखों से कुछ ऐसा देख लेती है जिसको छिपाने के लिए उसे अपना जान देना पड़ा। फिर सुबह करीब 6:30 बजे बाकी नन का नींद खुलता है तो वो देखती हैं कि किचन का दरवाजा आधा खुला है, फर्श पर पानी बिखरा है और अभया का चप्पल फर्श पर ही पड़ा है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तब सबने सोचा शायद प्रार्थना कक्ष में होगी, लेकिन जब पूरे कॉन्वेंट का तलाश कर लिया गया तब डर, शक और अफरा तफरी मच गया। कुछ देर बाद एक नन को कुएं पर उसका एक चप्पल दिखाई देता है। तब वह जाकर कुएं में झांकती है तो देखते ही शॉक हो जाती है। कुएं में अभया का बॉडी तैर रहा था। तब वह चिल्लाकर सभी को तुरंत कुएं के पास बुलाती है और पुलिस को भी कॉल करके तुरंत बुला लिया जाता है। फिर पूरा केस संभालते हैं सब इंस्पेक्टर वीवी अगस्टीन। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया, फोटोग्राफर को बुलाया गया, तस्वीरें ली गई और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सिर पर हल्का चोट और मौत का कारण पानी में डूबने से बताया गया, लेकिन डॉक्टरों ने साथ में ये भी कहा कि ये बेशक अभी आत्महत्या है, लेकिन हत्या की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर कई तरह के सवाल उठने लगे कि अगर अभया ने आत्महत्या किया तो फिर उसने 4 बजे का अलार्म क्यों लगाया, किचन का दरवाजा बाहर से बंद क्यों था, बोतल का ढक्कन क्यों खुला हुआ था, और सबसे बड़ी बात, एक नन जो कि संत की तरह होती है, जो कि अपना जीवन ही भगवान और मानवता की सेवा में जीवन बिताना चाहती है, वो आखिर आत्महत्या क्यों करेगी? उसके पास क्या ही कारण है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और जब यह खबर अखबारों में आया तो पूरे कोट्टायम शहर में हलचल मच गया। फिर पूरे मामले की जांच के लिए केस को पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जो पूरा 9 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगा पाए कि ये बेशक आत्महत्या है, क्योंकि हमें हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस जांच का कई लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए और अब तक यह केस भी पूरे देश में फैल चुका था। तब पूरे देश के दबाव में केरल गवर्नमेंट इस केस को क्राइम ब्रांच से सीबीआई को सौंप देती है। एक बार फिर लोगों की उम्मीदें जगी कि अब तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। सीबीआई की नई टीम के प्रमुख बने वर्गीस पी थॉमस, जिन्हें अब गॉड्स ओवन कंट्री के रहस्य को सुलझाना था। शुरुआत में थॉमस ने केस को दोबारा खंगाला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोटो, गवाह, सब कुछ है। उन्हें कई ऐसी अजीब चीजें पता चली, जैसे बॉडी पर चोट के निशान जो कि रिपोर्ट्स में दर्ज नहीं थे, उस अभया के कपड़े जो कि सबूत हो सकते थे लेकिन जलाए जा चुके थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका रिकॉर्ड अधूरा था। यानी जांच के पहले महीने में ही थॉमस ये समझ चुके थे
कि यह एक आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह बात दर्ज किया, उनके ऊपर कई सारे दबाव आने लगे, विभागीय अधिकारी और राजनीतिक दोनों तरह के दबाव, कि इस केस को आत्महत्या में बदल दिया जाए। वर्गीस थॉमस ने झुककर मानने से इनकार कर दिया और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 1994 में थॉमस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वह खुलेआम कहते हैं कि मेरे ऊपर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में कई सारे दबाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अगर मेरे ऊपर ऐसे दबाव आते रहेंगे तो मैं इस केस को नहीं करूंगा। यह बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया, क्योंकि एक सीबीआई ऑफिसर जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, वह अपने ही डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद ही वर्गीस थॉमस रिटायरमेंट ले लेते हैं। अपनी रियल रिटायरमेंट जो कि 60 साल में होता है, तो वह पहले ही ले लेते हैं, यानी कि 51 साल में 9 साल पहले ही ले लेते हैं। और जवाब में वो कहते हैं कि अगर मुझे नीचे दब कर किसी केस में बदलाव करने के लिए अगर मुझे नौकरी करनी पड़े और इसकी सजा मुझे नौकरी छोड़ना पड़े तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। उनके इस इस्तीफे ने केस को एक नया मोड़ दे दिया। फिर नई टीम का गठन किया गया और नई सीबीआई की टीम वह एक नए सिरे से इस केस की शुरुआत करती है और वह भी स्टार्टिंग में ही कुछ नया खोज लेती है। जिन नए सीबीआई टीम को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपा गया था, वह 1995 में एक डमी एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह अभया के बॉडी साइज वेट सेम टू सेम एक डमी बॉडी बनाते हैं और उसे हर तरह से कुएं में फेंकते हैं, यह समझने के लिए कि क्या किसी इंसान का स्वयं कूद जाना संभव है या फिर इसे किसी ने फेंका है, और यदि फेंका है तो चोट कैसे लगती है। लेकिन रिजल्ट बड़े उलझन भरे थे। डमी को लगा हुआ चोट पोस्टमार्टम में लगे चोट से बहुत अलग थे। फिर यह सीबीआई की टीम 1996 में कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करती है जिसमें वह बताती है कि यह पूरी तरह से 90% उम्मीद है, यह संभावना है कि यह हत्या ही है, लेकिन इसके खिलाफ हमारे पास ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है, ना ही कोई एविडेंस है। एक हत्या है और इसे बंद ही कर दिया जाए, इस पर काम करना फालतू है। यह सुनते ही जनता आक्रोशित हो गई और कोर्ट भी इन सीबीआई टीम को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट को खारिज कर देती है और दोबारा से जांच करने का आदेश देती है। और 1998 में एक बार फिर नए सीबीआई टीम का गठन किया गया और यह आते ही एक नया खुलासा करते हैं। इस बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 3 नए मेडिकल एक्सपर्ट से जांच कराया गया, जिसमें कई खुलासे हुए। जैसे सिस्टर अभया के सिर पर केवल एक नहीं बल्कि कई सारे चोट के निशान थे, जो किसी के फेंकने पर ही इतने चोट आ सकते थे। इसके अलावा बॉडी पर ऐसे चोट की जगहें थी जो कि शुरुआती रिपोर्ट्स में दर्ज ही नहीं किया गया था। अब केस एक बार फिर खुल गया। सीबीआई की टीम ने उन सभी तस्वीरों को देखा जिसे शुरुआत में 1992 में वीवी आगस्टीन द्वारा तस्वीरें खिंचवाई गई थी। तस्वीर में साफ दिख रहा था सिर पर एक गहरा चोट और शरीर पर कई सारे चोट के निशान। ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि सिस्टर अभया ने खुद कुएं में छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसे कुएं में फेंका गया है। लेकिन किसने, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। फिर 1999 में इस टीम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें ये बताते हैं कि ये तो 100% है कि यह एक हत्या है, आत्महत्या नहीं है, लेकिन किसने मारा, कौन है हत्यारा, कोई सबूत, कोई एविडेंस इनके पास अब तक मौजूद नहीं था। फिर कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को बिना किसी एविडेंस और प्रूफ के अभाव में अस्वीकार कर दिया। इस केस को अब तक 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में 3 एजेंसियां, 3-4 बार जांच, लेकिन जवाब केवल एक, हमें नहीं पता ये किसने किया। ये है तो हत्या, लेकिन हत्यारा कौन है ये हमें नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी मरती नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करती है। साल 2007 में सिस्टर अभया के केस में एक नया किरदार सामने आया, अड़क्का राजू। पेशे से यह एक छोटा सा चोर था जो कि घरों, दुकानों और कॉन्वेंट में चोरी करता था। 27 मार्च 1992 की रात ये वही रात है जिस रात सिस्टर अभया गायब हुई थी। उस रात अड़ग्गा राजू कॉन्वेंट के ग्राउंड की दीवार पर चढ़ा था। उसका मकसद था कॉन्वेंट के ग्राउंड में मौजूद कुछ वायर और लोहे को चोरी करके बेचना। लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रातों की नींदों को उड़ा डाला। रात के सन्नाटे में उसे लगा कोई फादर चुपके से हॉस्टल के अंदर आ रहा है। उसने देखा वो थे फादर थॉमस काटूर,
और उनके साथ एक और व्यक्ति। राजू के मुताबिक वो दोनों कॉन्वेंट के अंदर जा रहे थे जहां पर सिस्टर अभया भी मौजूद थी। वो डर गया लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह चोरी करने गया था। फिर जब वह सुबह न्यूज़पेपर अखबार पढ़ता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सालों तक वह चुप रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो इस बात को बताएगा तो उसकी चोरी भी साथ में पकड़ी जाएगी और उसे भी जेल हो सकता था। लेकिन जब केस बार बार खुलता गया और सच्चाई को बार बार दबाया जा रहा था तब इससे रहा नहीं गया और ये खुद की परवाह किए बिना पुलिस को जाकर सब सच सच बता देता है। लेकिन राजू के साथ जो हुआ वह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक काला धब्बा साबित हुआ। पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया और हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया और थ्योरी ये बनाया गया कि उस रात ये कॉन्वेंट में चोरी करने गया था। लेकिन तभी अभया सिस्टर जो थी वह इसे देख लेती है तो यह डर से गुस्से में उसे मार देता है और मारकर कुएं में फेंक देता है। राजू को 58 दिनों तक गिरफ्तार करके रखा गया लेकिन फिर सीबीआई इसके बयान को सीरियसली लेती है और इसे अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लगती है। तब राजू पुलिस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाता है। उसने बताया कि जेल में 58 दिनों तक मुझे इस केस को अपने ऊपर ले लेने का दबाव बनाया गया। इसके बदले में मुझे पैसा धन दौलत सब कुछ देने का ऑफर किया गया लेकिन मैं हर बार यही कहता रहा कि मैंने उनकी जान नहीं ली है, मैंने बस जो देखा वो मैंने बताया। राजू के इस बयान ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी क्योंकि उसने वो कहा जो कहने का अब तक किसी को हिम्मत नहीं था। सीबीआई ने राजू के बात को गंभीरता से लिया और फिर जांच शुरू कर दी। इसके बाद राजू का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया और पुराने रिपोर्ट्स के अनुसार उसके बयानों को मैच किया गया जिसमें लगभग कुछ सही ही निकला और धीरे धीरे शक की सुई घूमते घूमते दो लोगों पर जाके रुक गई। पहला फादर थॉमस काटूर और दूसरा फादर जोसेफ पुथरुकईल। बाद में एक तीसरा नाम भी जुड़ा, सिस्टर सैफी, जो कि उस कॉन्वेंट में अभया के साथ रहती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फादर काटूर और सिस्टर सैफी के बीच अफेयर चल रहा था और उसी रात सिस्टर अभया कुछ ऐसा इनके बीच देख लेती है, इनको आपत्तिजनक स्थिति में, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये पब्लिक में जाकर बोल ना दे। इस डर से अपना रेपुटेशन बचाने के लिए उसकी हत्या करके कुएं में फेंक देते हैं। यह थ्योरी थी जो कि मीडिया और जांच एजेंसियों में चली लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने इन तीनों को कस्टडी में लेकर नार्को टेस्ट कराया जिसमें इन्होंने कोई अपराध नहीं कबूल किया। फिर सीबीआई ने कहा इनके गिल्टी होने का या इनके आरोपी होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन बाद में ही मीडिया में ये बात फैल गई कि ये जो नार्को टेस्ट का रिकॉर्डिंग वीडियो था जिसमें उनको नार्को टेस्ट करते हुए उनके जो आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था रिकॉर्डिंग में, इस रिकॉर्डिंग को एडिट किया गया है। इसमें 30 से भी ज़्यादा कट्स पाए गए और ये एक बवाल का कारण बन गया। आखिरकार 16 साल बाद साल 2008 में सीबीआई ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसी महीने एक सनसनीखेज घटना सामने आई। सब इंस्पेक्टर वीवी अगस्टीन जो कि सबसे पहले इसका रिपोर्ट दर्ज किए थे, इस घटना का 1992 में तस्वीरें ली थी, ये आत्महत्या कर लेते हैं और इनके बगल से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारा इस केस को आत्महत्या में परिवर्तित करने के लिए दबाव डाला गया था। अब केस अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। ये तीनों आरोपी जेल से ही मीडिया, न्यूज एजेंसियों सभी को अपनी कहानी सुना रहे थे। अब तक सीबीआई के पास एक एविडेंस तो था लेकिन उनके पास कोई आई विटनेस नहीं था और साल 2009 में सिस्टर अभया का केस एक बार फिर अदालत की चौखट पर था। लेकिन मामला साफ था, उनके पास एविडेंस तो था लेकिन आई विटनेस ना होने के कारण कोर्ट में सवाल यही उठा कि आपके पास सबूत क्या है। लेकिन सीबीआई के पास ना ही कोई डेटा, ना ही कोई आई विटनेस, ना ही कोई सीसीटीवी और ना ही कोई एविडेंस ना होने के कारण उन्हें अदालत द्वारा जमानत दे दिया गया। कि तभी सितंबर 2009 में केरल मीडिया के अंदर एक बम फूटता है कि जो नार्को टेस्ट का ओरिजिनल रिकॉर्डिंग वीडियो था वह लीक हो गया है और उसमें यह सब कुछ अपराध को कबूल करते हुए दिख रहे हैं, जिसको सुनते ही देश भर में सनसनी फैल गई और कोर्ट ने भी तुरंत एक्शन लिया। सभी ब्रॉडकास्ट और पब्लिशिंग पर बैन लगा दिया क्योंकि यह केस अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। बाद में जब इस वायरल वीडियो का जांच किया गया तो पता चला कि यह भी एडिटेड था जिसमें उन्हें अपराध कबूल करवाया गया था। अब दिन पर दिन और सवाल गहराते जा रहे थे
क्या ये असली सबूत है या फिर सच को छिपाने का कोशिश किया जा रहा है? साल 2010 से 2019 के बीच यह देश में चलने वाले सबसे लंबे केस में से एक बन गया। इस बीच सैकड़ों सुनवाइयां, दर्जनों गवाह और ढेरों सारे रिपोर्ट्स, मगर हर बार सच्चाई धुंध में खोती चली गई। इस दौरान कई गवाह मर गए, कई हॉस्पिटलाइज हो गए और कुछ ने तो ऊपर के से दबाव में अपने बयान को ही बदल दिया। यहाँ तक कि सिस्टर अभया के माता पिता भी अपनी बेटी का न्याय देखे बिना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 27 साल हो चुके थे। मीडिया ने एक बार फिर केस को उठाया, नए साक्ष्य, पुराने सवाल, सब फिर से एक बार चर्चा में आ गया। आखिरकार 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 28 साल पुरानी सिस्टर अभया की केस पर अपना फैसला सुनाती है। यह एक दुर्लभतम मामला है। यहाँ यह साबित हो गया कि सिस्टर अभया के गुनहगार ये दो लोग हैं और इन्हीं ने ही उसकी हत्या करके उसे कुएं में फेंका था। पहला तो फादर थॉमस काटूर और दूसरा सिस्टर सैफी। इन दोनों को गुनहगार मानकर, आरोपी मानकर उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अड़ग्गा राजू, जो कि भले ही एक चोर है लेकिन उसने सामने आया, कई दबाव के बावजूद भी उसने अपना बयान नहीं बदला, उसने एक सराहनीय कार्य किया है और उसे सम्मान भी दिया गया। लेकिन जब इन आरोपियों को सजा मिल गई तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ ने तो कहा चलो देर से ही सही लेकिन कम से कम न्याय तो मिल गया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि किसी को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार और भी आजीवन कारावास की सजा दे देना कितना सही है। फिर साल 2022 में केरल हाई कोर्ट इन सभी लोगों की बयानों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों आरोपियों को, जिनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, इनको जमानत दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है, जिनको आरोपी मानकर 2020 में उम्र कैद की सजा दे दी गई, वहीं 2022 में इनको निर्दोष मान लिया गया और जमानत दे दिया गया, ये कितना सही था? और क्या उस 20 वर्षीय सिस्टर अभया को न्याय मिला? क्या वह न्याय सिर्फ 2 सालों का था? सजा सिर्फ 2 सालों की थी? और इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये मेरे द्वारा बोली गई हर बात रिपोर्ट में पूरा दर्ज है। और यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे PDF का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे शेयर फॉलो और जरूर करें, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब मेरे सपोर्ट करें मुझे। और मेरा एक अल्टरनेट चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं क्रेजी चैलेंजेस लेता हूँ और कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। उसका नाम है द जैक्सन, तो आप सर्च कर सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से केस पर जानना है आपको, ये भी हमें कमेंट बता दीजिएगा, ताकि हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।